स्वागत है आपका लक्ष्मण जी जानी। राम राम सर। राम। जब पूर्व राष्ट्रपति से सम्मान मिला तो वो पल कैसा था? मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? बोला जमाऊंगा, अब तो 4-5 गर्लफ्रेंड एक साथ बन जाएगी। रक्तदान शिविर के माध्यम से भी रक्त की कालाबाजारी होती है। तो मैं वहाँ से पुणे से आ रहा था, गुजरात में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। मैं चलती सीढ़ी पर में से नीचे गिर गया। मैं जब 18 महीने का था तो पापा जी की डेथ हो गई थी। पड़ोसी के फार्म हाउस पे उनको करंट लग गया। मेरा जीवन ही मेरी माँ है। इतना स्ट्रगल किया, शुरू से खुद भूखे सोई, हमें खिलाया। राम राम साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है एक ऐसे मंच पर जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सच सामने आता है, जहां दिखावा नहीं बल्कि ज़िंदगी की असली कहानी सुनाई जाती है। मैं हूं लकी नरवाल और आप देख रहे हो हकरी बात, एक ऐसा शो जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो भीड़ में खड़े होकर शोर नहीं मचाते लेकिन चुपचाप अपने काम से समाज में बदलाव ला रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपनी सफलता दिखाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें जागी है, कितनी बार इंसान टूटा है और कितनी बार उसने खुद को फिर से खड़ा किया है। हकरी बात में हम उन्हीं अनसुनी कहानियों को सामने लाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, जो आपको हिम्मत देगी और शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स बैठने वाले हैं उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं कि हजारों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। सैकड़ों रक्तदान शिविर, कई जिंदगियों को नई उम्मीद और खुद की ज़िंदगी में ऐसे संघर्ष कि जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं एक ऐसे इंसान का जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक आम इंसान भी हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन सकता है। स्वागत है आपका लक्ष्मण जी जानी। राम राम सर। राम राम सर। तो साथियों, लक्ष्मण जी से बात शुरू करें इससे पहले आपको ये बता दें कि आज के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं समग्र एड्यूवर्सिटी। समग्र एड्यूवर्सिटी के हरीश जी सारण और राइज एकेडमी के महेंद्र जी टाक ने मिलकर एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प ये है कि तिंवरी को शिक्षा नगरी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए। तो अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए अपने सालों के अनुभव और साथी शिक्षकों के साथ मिलकर कर रहे हैं वादा कि विद्यार्थियों को वाजिब फीस में क्वालिटी युक्त शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने इसी साल अपने 11th-12th के नए बैच शुरू किए हैं जिसमें साइंस बायो, साइंस मैथ्स और एग्रीकल्चर के स्ट्रीम शामिल हैं, और मेडिकल लाइन में जाने वाले बच्चों व बच्चियों के लिए कई प्रकार के गारंटी बैच लेकर आ रहे हैं, और आने वाले समय में विद्यार्थी हित में और भी नई गतिविधियां शुरू करेंगे। तो जितने भी मेरे तिंवरी व इसके नज़दीक के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, या वे स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन में जाने की रुचि रखते हैं, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें राइज एकेडमी तिंवरी व हरीश जी सारण से फ्री में काउंसलिंग करवाने का लाभ प्राप्त करें। तो लक्ष्मण जी, अब शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आपकी कहानी शुरू होती है। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता, और घर का जो माहौल है वो कैसा था? मेरा बचपन मथानिया नगर पालिका के पास एक छोटा सा गांव है, अभी हाल ही में नई ग्राम पंचायत बनी वैश्यपुर जी वहीं मेरा जन्म हुआ है। और बचपन बड़ा संघर्षशील रहा है। जी। घर का माहौल अच्छा था। हम्म। शुरुआत में अच्छे संस्कार और अनुशासित रहा, जहाँ से मुझे मेहनत और जिम्मेदारी मिली बिल्कुल। और कुछ सीखने को मिला। आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी? मेरी शुरुआत में पहले साल मेरी प्राथमिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मथानिया, जहाँ के एचएम हमारे पड़ोसी रेणु सिंह जी कच्छावा थे, अच्छा। बड़े भाई साहब। और उसके बाद मैंने सेकंड क्लास के बाद में मैंने श्री खेतेश्वर स्कूल अच्छा। मथानिया 1 नंबर वार्ड में थी, जी। जिनके एचएम थे शिव सिंह जी रासवे, वहाँ से
प्राप्त की हैं और अच्छी शिक्षा का आधार मिला मुझे वहाँ से। जी। हाँ। और आपने वहाँ 10th तक की पढ़ाई करी? नहीं, मैंने वहाँ प्राइमरी 5th तक की, फिर मैं मंगल पब्लिक स्कूल चला गया। अच्छा। फिर हाई सेकेंडरी स्कूल तक मैंने 10th किया। जी। आफ्टर 10th के बाद मैंने जोधपुर में पूरा अच्छा। एजुकेशन किया, वहाँ पर बीकॉम, एमकॉम और सीएस फाउंडेशन भी किया। जी। और सीएस एग्जीक्यूटिव में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। 2020 तक मैंने एमकॉम फाइनल का एग्ज़ाम दिया था। ओह! हाँ। बिल्कुल। तो मतलब आप जब अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, मतलब 10वीं से पहले तक की, तो उस समय आप मतलब किस प्रकार के विद्यार्थी थे? मतलब होशियार थे या एवरेज थे? किस प्रकार के आपकी शिक्षा के प्रति लगाव कैसा था? नहीं, मैं शुरुआत में पढ़ाई में हमेशा अव्वल ही था, जी। हमेशा होशियार ही था शुरू अच्छा। में। हाँ, एजुकेशन मेरा अच्छा था। और मतलब स्वभाव कैसा था? शरारती थे या एकदम सीधे-साधे? नहीं, सीधा-साधा ही था। बचपन में थोड़ी बहुत तो अच्छा। हो जाती है, शैतानी हो जाती है। जी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे, ठीक है, उससे माहौल में ढल गया। हाँ। टोटली अच्छा। बिल्कुल। एक ऐसा सवाल है जो आपको इमोशनल कर देगा। जी। मतलब आप कितने वर्ष के थे जब आपके पिताजी गुज़र गए? उन्हें कोई बीमारी थी या कोई एक्सीडेंट? मैं जब 18 महीने का था, तब केवल 18 महीने? बिल्कुल केवल 18 महीने का था, तब पापा जी की डेथ हो गई थी। उनका एक ऑन एक्सीडेंट ही मानो, उसका पड़ोसी के फार्म हाउस पे उनको करंट लग गया था। ओह! 1 महीने एडमिट रहने के उपरांत दुर्गावंश उनका निधन हो गया। वो हमारे लिए एक बहुत कठिन समय था। बहुत कठिन समय था। हाँ, आप कितने भाई हैं? हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा। 3 मेरे से बड़े हैं, बहनें दोनों बड़ी है, 1 मेरे से छोटा तो जब पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद घर का माहौल कैसा था? है। अब उस समय घर का माहौल तो क्या बताएँ, बहुत संघर्षशील था। माँ ने पूरी ज़िम्मेदारी उठाई, स्ट्रगल किया और हमारे बड़े भाइयों ने अपने सपने त्याग कर हमें जो एक सपनों के लिए तैयार किया, मेरे को काबिल बनाया, उस काबिल बनाया जिससे मैं लोगों के काम आ सकूँ और अच्छा रास्ता दिखाया। जी। हमेशा प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ाया है। उन्होंने अपने सपने त्याग दिए थे टोटली, बिल्कुल। बड़े भाइयों ने। आप तो उस समय 1.5 साल के होंगे, तो आपको इतनी जानकारी समझ थी नहीं मैं उस बहुत समय। छोटा था, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय मतलब आपको और आपके परिवार को किसने सबसे ज़्यादा सहारा दिया? सारा तो मेरी माँ और भाइयों ने ही दिया है अच्छा। और दुःख में हमेशा परिवार साथ में खड़ा रहता है। हाँ, और जो पड़ोसियों का आपके प्रति कैसा व्यवहार था पिताजी के गुजर जाने के बाद? ठीक था, अच्छा था, पड़ोसियों ने अच्छा सपोर्ट किया था उसमें। सपोर्टिव थे? बिल्कुल सपोर्टिव नेचर था उनका। अच्छा। हाँ, कि जैसे आप 18 महीने के थे, आपके पिताजी गुजर गए, जी, फिर आपको आपकी माताजी ने और भाइयों ने पाल पोस के बड़ा किया। जी। आपके जीवन में आपकी माँ का क्या महत्व है? माँ का महत्व तो मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जी। मेरा जीवन ही मेरी माँ है अच्छा। और माँ ने इतना स्ट्रगल किया, शुरू से। खुद भूखे सोई, हमें खिलाया। अब आगे तो मैं क्या शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। आज जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, बिल्कुल। मेरे बड़े भाइयों की वजह से हूँ, बड़ी बहनों की वजह से हूँ। आपके पिताजी कृषि का कार्य करते थे बिल्कुल कृषि का कार्य करते थे, और उसके बाद कृषि कार्य माताजी ने संभाला पूरा। और बड़े भाइयों ने भी बड़े भाइयों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल, हाँ, बड़े भाइयों ने कहीं जॉब की थी, अपना एजुकेशन छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। हुँ, तो जब आप थोड़े से बड़े हुए, हुँ। 10-12 साल, 15 साल, तब आपने मतलब परिवार को संभालने के लिए, मजबूती देने के लिए काम करने पर फोकस किया या सरकारी नौकरी लगने पर? देखिए परिवार को मैंने नहीं सँभाला, परिवार ने मुझे सँभाला है, अच्छा। जहाँ तक। हुँ। और परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जी। ठीक है, हाँ, मैंने समझौता किया था मेरे सपनों के लिए, काम जी, को आगे बिल्कुल। बढ़ाया मैंने हुँ। और मैं सेवा में लग गया था। शुरू ही मेरा हेल्पिंग नेचर था, अच्छा। लोगों की सेवा की बस। तो आपका पहला काम क्या था? कौन-सा था और पहली कमाई कितनी थी? मेरा पहला काम 2015 में मैं सीएस कर रहा था। अच्छा। तब मेरे करीबी मित्र हैं चंपालाल जी बाम्बू, अच्छा। आप लाहौर से हैं और फार्मासिस्ट हैं। हुँ। आज वो बाम्बू बायोटेक कंपनी है।
अच्छा। चला रहे हैं, उनके डायरेक्टर हैं। हम्म। और मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, उन्होंने मेरे घर आके मेरे को लेके गए कि चले अपन जोधपुर बिल्कुल। कोचिंग खोलते हैं। हम्म। मेरा 2015 से 2017 तक वो सफ़र था। अच्छा। उसमें कमाई तो नामात्र थी, हम्म। लेकिन मेरे लिए वो कमाई मैटर नहीं करती है। जहाँ मुझे एक्सपीरियंस मिला, जहाँ मुझे नॉलेज मिला, मेरे लिए बहुत बड़ा। किस तरह का काम हुआ था वो बताना वहाँ कोचिंग चाहेंगे? सेंटर था। अच्छा। हाँ, किस चीज़ की कोचिंग? कंपटीशन की तैयारियाँ चलती थी। अच्छा, हाँ सरकारी जी, नौकरियों वगैरह की? फार्मागोन क्लासेस अच्छा। करके नाम था उनका। वो बड़े भाई साहब चंपालाल जी चला रहे हैं आज जी। भी। जी। तो उसमें जो भी कुछ चंद पैसे कमाए, उन पैसों का क्या इस्तेमाल किया? घर पे दिए या माताजी को दिए या अपने शिक्षा में लगाए? नहीं, उसमें पैसे कह रहा हूँ ना, उसमें नामात्र कमाई थी मतलब हमारी। इतने ज़्यादा बने नहीं पैसे? बने नहीं, बिल्कुल बने नहीं। वहाँ से मेरे को नॉलेज और मार्केटिंग नॉलेज एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हम्म। था। वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अच्छा। वहाँ धन मायने नहीं रखता है। जी। आजकल मतलब देखा जाए तो दोस्ती के बहुत बड़े मायने होते हैं। मतलब आपका ऐसा कोई जो जो दोस्त जो मतलब आपके शुरू से संघर्ष के दिनों में भी साथ था और आज भी साथ है, क्या ऐसे कोई दोस्त हैं आपके? बिल्कुल है, बहुत सारे दोस्त हैं जी। किसी जिनका एक दो दोस्तों के बारे में बताइए हमें। अ, जब मैंने 2017 में स्कूल लगाया था, जी। तब मेरे साथ नरेश नरवाल हैं, जी। जो वो शुरू से ही मेरे प्राइमरी एजुकेशन से आज तक मेरे साथ में हैं। हम्म। भरत बाबू है, मैंने स्कूल लगाई उस समय में मेरे पास स्टूडेंट भी नहीं थे, अच्छा। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर ही मेरे 18 स्टूडेंट उन्होंने करवाए थे। हम्म। वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ, अपन चला सकते हैं। हम्म। ऐसे कई मित्र हैं, जैसे मेरे बड़े भाई देव जी हैं, अच्छा। जो हमेशा एक दोस्त की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। आपके सगे बड़े भाई हैं मेरे देव सगे जी? भाई हैं, बिल्कुल, और बहुत उन्होंने अच्छा। बहुत सपोर्ट किया मुझे। हम्म। आज भी वो मेरे साथ में ही हैं। और फाइनेंशियल में मुझे जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे एक बुआ जी का लड़का बाबूजी खौड़, अच्छा। बाबू शेख जिसको हम कहते हैं, हम्म। उनका और रेवत जी हुड्डा फाइनेंशियल धुंधाड़ा से यहाँ पुणे में उनके व्यवसाय है, अच्छा। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। हम्म। हाँ, और आज भी मेरे उसमें स्ट्रगल के समय में आज भी आज अच्छे भी अच्छे साथ अफसर मेरे रहते हैं? दोस्त हैं। IAS है, RS है, SDM है, ऐसे कई मित्र हैं, RJS है। ज़रूरत होती है तो आज भी मदद कर देते हैं? बिल्कुल, जब भी मेरे को नीड होती है उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और सबसे बड़ा मार्गदर्शन मुझे मोहन जी बूढ़िया, डायरेक्टर ऑफ थार स्कूल ओशिया, अच्छा। उनका मार्गदर्शन बहुत अहम है। हम्म। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लक्ष्मण जानी के नज़रिए में दोस्ती की क्या परिभाषा है और एक अच्छे दोस्त का जीवन में क्या योगदान रहता है? देखिए, दोस्ती वहाँ मैटर करती है, सुख दुख में बिना सोचे समझे, हम्म। बिना बोले दोस्त जी। साथ में आ जाए। जी। और दोस्ती के लिए समय फिक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी समय दोस्त साथ में आ जाता है। बिल्कुल। और दोस्त वो होता है, सच्चा दोस्त वो होता है, सही रास्ता बताता है, हम्म। वो सही रास्तों में सही चलता है साथ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वही दोस्ती की सच्ची परिभाषा है। मेरे ख्याल हाँ। से दोस्त एक परिवार का सदस्य भी होता है। बिल्कुल, और ज़रूरत के समय हर समय खड़ा रहता है बिल्कुल, दोस्त। ज़रूरत के समय हर समय खड़ा रहता है साथ में। जी। हुँ। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने आपको एक पहचान दी। जी। रक्तदान शिविर करवाने का जो सबसे पहले विचार था आपके दिमाग में कैसे आया, या किसने कोई सलाह दी कि आप ये चीज़ करिए? क्या था पूरा मैटर, बताइए हमारी जनता को। देखिए, मैंने फर्स्ट बार रक्तदान किया था 2011 दिसंबर में। अच्छा। और मैं शायद उस समय 17 या 18 साल का था। युवा नौजवान। बिल्कुल हाँ, एकदम। फर्स्ट टाइम मैंने डोनेट किया था मेरे मित्र महेंद्र परियार के साथ में। अच्छा। उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया था और मैं उनके साथ में पहला डोनेट किया था। उसके हम्म। बाद मैं जो ये वैकेशंस होते हैं, हम्म। गर्मी की छुट्टियाँ होती है, जी। उसमें मैं पुणे चले जाता था। 2009 के बाद में 18 तक मैं पुणे ही मेरे हम्म। छुट्टियाँ स्पेंड करता था वहीं। हम्म। मेरे बड़े भाई की दुकान थी वहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ चला जाता था। और जब छुट्टियों का समय था, जैसे ही मैं 11th में आया था, हम्म। तब मैं वहाँ से पुणे से आ रहा था। गुजरात में मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा। मैं चलती स्लीपर में से नीचे गिर जाता हूँ, कैसे? खरोज गाँव अंबाजी में। स्लीपर में से हाँ, कैसे स्लीपर का जो गिर गए? कांच शीशा था वो खुला था,
और अच्छा। जैसे ही वो गाड़ी टर्न ली तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। ऊपर की मंजिल बिल्कुल से? ऊपर की मंजिल से मैं नीचे गिर जाता हूँ। ओ, वहाँ मुझे बेहोश रहना पड़ा अच्छा। और हॉस्पिटल लेके गए। आज भी वो मेरे मित्र हैं, माला भाई पटेल, गुजरात से हैं, अंबाजी से। अच्छा। उनसे मेरी बात होती रहती है और ये ऐसा मैं मैटर बयां करता हूँ तो लोग सच्चाई सच भी नहीं मानते हैं। मतलब उन्होंने जब उस समय आप बेहोश हो गए थे तो उन्होंने आपकी मदद की थी? बिल्कुल, वहाँ अनजान में उन्होंने मदद की थी मेरी। अच्छा। उन्होंने गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल पहुँचाया मुझे, अच्छा। फिर वापस बस में बैठाया मुझे। हम्म। ये 12 जून 2012 की घटना है, ठीक रात है। 1 बजे की घटना है। तब मेरे को लगा मैंने किसी की ज़िंदगी बचाई है, हम्म। तो भगवान ने मेरी भी ज़िंदगी आज बचाई। उसके बाद मैंने बिल्कुल। एक प्रण ले लिया, हम्म। अब अपन एक इसको मुहिम बनाएँगे। अच्छा। रक्तदान और जागृति का अभियान चलाया। उसी दिन से इस लाइन में आप आ गए? बिल्कुल, मैं उसी दिन इसी पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे थे। तो पहला कैंप कैसा रहा और कितने लोग आए, कितने यूनिट रहा? पहला कैंप 28 अप्रैल 2013 को लगाया हमने, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जानी की ढाणी वैसे पुतरी में लगाया था। अच्छा। पूरे गांव को आमंत्रित किया था वहाँ पे हम्म। और अच्छा सपोर्ट था सब दोस्तों का। बिल्कुल। अच्छी गैदरिंग हुई थी वहाँ पे। मेरे जोधपुर से मित्र मंडली भी आए थे वहाँ से। अच्छा। भीड़ भी अच्छी हुई, गांव ने सपोर्ट भी अच्छा किया, लेकिन वहाँ अवेयरनेस कम थी उस समय। लोगों में भय था, डर था। सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ, तो उस समय 46 यूनिट डोनेट हुआ था फर्स्ट कैंप। अच्छा था, हमें वहाँ से कॉन्फिडेंस मिल गया। हाँ, जी। जो जिसकी नीड साफ होती है वो आगे बढ़ सकता है डेफिनेटली। और जब हम देखते हैं कि हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं जी। तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये क्यों कर रहे हैं और इसके आगामी क्या फ़ायदे हैं। तो जब आपने पहला कैंप किया तो आपने जिनको इनविटेशन दिया ग्रामवासियों को, तो उनको कैसे जागरूक किया इस चीज़ के प्रति कि आप भी रक्तदान करें, ये अच्छी चीज़ है? उनको समझाना कितना मुश्किल था? बड़ा मुश्किल था समझाना, लोग समझते नहीं थे। हम हम्म। एक लिस्ट तैयार करते थे जिसमें 100 की लिस्ट होती थी, उसमें हार्ट टू हार्ट 15-20 तक ब्लड जी। डोनेट करते थे। बड़ा मुश्किल काम था अवेयरनेस करना लोगों को। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल हमने हिम्मत नहीं हारी, एक अच्छी टीम बनाई, बड़ी टीम बना दी। आज हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। अच्छा। और 6 कंट्री में भी हमारी टीम काम कर रही है। विदेश में भी आपकी? बिल्कुल, विदेश में भी हमारा ये रक्तदान सेवा का कार्य चल रहा है। अच्छा। जी। तो आपने अपने मतलब रेड डोनर्स क्लब के माध्यम से लगभग 14-15 सालों में कितने शिविर लगा दिए? कोई आंकड़ा दिमाग में होगा कि या कभी गिना ही नहीं? नहीं, ऐसा तो काउंट एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर भी 135 है वो। अच्छा। हाँ, रेड डोनर्स क्लब हमारा हाँ। एक ग्रुप संचालित है जिसको हम जोधपुर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमारे जैसे जैसे हमें ग्रुप से जुड़े हैं तो ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीम बनती गई और वो लोग भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। और आज उसके बाद हमने अभी एक ग्रुप बनाया स्टेप बाय स्टेप, जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा ऐसा ग्रुप है जहाँ कोई भी हमारे स्टेट का अगर बंदा कहीं फंसा हुआ है तो वहाँ पर भी हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है मदद करने के लिए। हमने देखा है कि मतलब जब से आपने ये मुहिम चलाई है, जी। आसपास के कई गांव के युवा लोगों ने वो चीज़ करनी शुरू की है, रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए हैं और उनमें भी आप मतलब बढ़ चढ़ कर उनको सपोर्ट करते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं किसी दूसरे को सपोर्ट करूँगा तो वो कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, या मन में क्या ख्याल चलता है जब आप किसी का तहे दिल से सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा। मैंने ये सोचा कि हम लोग ये जो करवा रहे हैं, रक्तदान शिविर करवा रहे हैं और हमारा मित्र कोई शुरू कर रहा है तो उनका हम सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। उससे अवेयरनेस और ज़्यादा आएगी। और उनको जानकारी भी देते हैं कि बिल्कुल कैसे क्या जानकारी, करना है? हाँ बिल्कुल जानकारी देते हैं उनको। अच्छा। जो काउंसलिंग करते हैं बिल्कुल उनके साथ में रहते हैं और डोनर को भी अवेयरनेस करने के लिए हम साथ में जाते हैं। वो तो एक अवेयरनेस हो गया, उनको कैसे डिमोटिवेट तो कर भी नहीं सकते। बिल्कुल सही हाँ, बात है। ये तो एक मानवता की सेवा, इसमें मिलना क्या है। बिल्कुल सेवा है। अब हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते जी। हैं जो कई बार मतलब न्यूज़ में आया है, मतलब जो भी रक्तदान शिविर करते हैं, क्या रक्तदान शिविर के माध्यम से भी रक्त की कालाबाजारी होती है? बिल्कुल होती है। जब ग्रामीण स्तर से जिनको संपूर्ण जानकारी नहीं है, कोई पेशेंट आता है
वहाँ उनको पूर्ण जानकारी नहीं है और ब्लड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कोई जी। प्रोसीजर उनको पता नहीं है। तो ऐसे में कालाबाज़ारी होती है और मैंने ऐसे खुलासा भी किया है 2017 में। अच्छा। मैंने स्वयं वहाँ जाके खुलासा किया है। चिमाना का एक पेशेंट था, जगदीश नाम का कोई पेशेंट था, हुँ। तो उनको मैंने सपोर्ट भी किया था वहाँ, उसको पुलिस के हवाले भी उनकी कार्रवाई करवाई थी 2017 में। ये पहला खुलासा मैंने ही करवाया था जोधपुर अच्छा, में। जी। कि मतलब आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ के लोग रक्तदान करने से डरते हैं। हुँ। जैसे मान लो हमारे कुछ गांव तो अब अच्छे क्वालिटी में आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ आस पड़ोस के गांव हैं जिनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग डरते हैं कि अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो हमारे शरीर में कुछ बीमारी आ जाएगी या कुछ कमजोरी आ जाएगी। तो वो डरते क्यों है? क्या जागरूकता की कमी है या सही में ऐसी कोई चीज़ है जिससे नुकसान होता है? नहीं, कभी रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा उनको फ़ायदा होता है। हुँ। बड़ी-बड़ी बीमारियाँ का चांस भी खत्म हो जाता है। हुँ। ब्लड डोनेट करना चाहिए और जहाँ नई गाँव में जो अवेयरनेस नहीं, वो अवेयरनेस की कमी है, वहाँ को युवाओं को आके पहल करनी पड़ेगी, जी। तब लोग वहाँ के जागरूक होंगे। तो रक्तदान करना से कोई नुकसान नहीं है। जी। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि रक्तदान करना चाहिए, साल में 3-4 बार तो करना ही चाहिए। अच्छा, जी। मतलब 3 महीने में एक बार कर हाँ, 3 सकते महीने हैं। में आप हमारे इंडियन स्टडी में अब 19 डेज़ है, वहाँ से कर सकते हो आप। जब हर 3 महीने में कोई आदमी एक बार करता है तो कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान? नहीं, नहीं, कोई नुकसान नहीं, उसमें जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में जाँच होती है, एचबी हुँ। कितना है, उनके हिसाब से ब्लड डोनेट करना चाहिए। हुँ। कोई बीमारी लगी हुई नहीं है, कोई टैबलेट चल रही है या नहीं, वो डॉक्टर अपने आप से काउंसलिंग करता है और डोनर से। पहले जाँच उसके कर बाद लेता डोनेट है। बिल्कुल पहले जाँच होती है। अच्छा, किसी की मदद करते हैं और जब आपको कोई परिवार धन्यवाद देता है जिसकी जान आपकी वजह से बची हो, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? देखो, हमारा मिशन तो यही है कि पीड़ित मरीज़ को समय पर ब्लड मिल जाए, हुँ। उनको क्या ज़रूरत है, उनकी नीड पूरी हो जाए हुँ। और धन्यवाद देना तो धन्यवाद देते हैं, वो एक बड़ा सुकून है, हमारे लिए वही रियल वेल्थ है। हुँ। हमारा धन ही वही है, एक धन्यवाद, ये हमारा आगे बढ़ने का हौसला मिल जाता है और उससे ज़्यादा हम रक्तदान पे सेवा में कार्य करते हैं। अच्छा, जी। जैसे आपने किसी लड़के को या पुरुष को ब्लड डोनेशन में हेल्प करवाई हो हुँ, और उसकी जान बच गई हो या उसकी बीमारी दूर हो गई हो, हुँ, फिर वो आपसे मिलते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हुँ। या मतलब वो आपका एहसान भूल जाते हैं? देखो, जिनको रियल में ब्लड की ज़रूरत है हुँ। और हमसे ब्लड लिया है, हुँ। वो तो कभी भूलेगा ही नहीं, मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए और मेरी बात उनसे कॉल पे होती है। हुँ। 2018 के बाद मैं गाँव में रहना शुरू हो गया, हुँ। 2017 के बाद में। तो मेरी कॉल पे उनकी मैं मदद कर देता हूँ और वापस कभी कभी किसी के कॉल आते हैं, किसी के नहीं आते हैं। अच्छा। ब्लड अरेंज होने के बाद किसी के कॉल आते हैं, मतलब 10% कॉल आते हैं कि हुँ। हाँ, ब्लड हमें मिल गया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी लोग भूल जाते हैं उस हाँ, चीज़ बाकी को। भूल जाते हैं। लेकिन वैसा देखा जाता है ना हुँ, कि जो ख़ानदानी आदमी होता है, वो पानी का भी एहसान मानता है हुँ, कि जब किसी को प्यास लगती है और हम एक अच्छे आदमी को पानी भी पिला देते हैं, हुँ, तो उसको ज़िंदगी भर भूलता नहीं है। तो रक्त तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि अगर किसी की मदद की वजह से या किसी के सहयोग की वजह से किसी की जान बचे तो ज़रूर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और उस आदमी का एहसानमंद रहना चाहिए कि इस आदमी ने रात को 2 बजे भी मेरा कॉल उठाकर मुझे मदद की है। बिल्कुल। तो मेरे दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपकी मदद करे तो ज़रूर उसको धन्यवाद करें। ये नहीं कि उसका एहसान भूल जाए, क्योंकि आदमी के काम जीवन में बहुत बार पड़ते हैं, एक बार से जीवन समाप्त नहीं होता। तो लक्ष्मण जी, अब आप ये बताइए कि आपको पूर्व राष्ट्रपति से जब सम्मान मिला तो वो कब और कैसे मिला और उसकी क्या प्रोसेस रही? कोई कॉल आया या मेल आया उस चीज़ का? उस समय 2016 की बात है। हुँ। ये सामान तो मुझे 16 अक्टूबर 2016 में मिला था। हुँ। लेकिन उससे पहले जोधपुर में भयंकर डेंगू का भयंकर प्रकोप चल रहा था अच्छा। और उस समय मैं जोधपुर में कोचिंग और हॉस्टल थी, हमारे हॉस्टल संचालित कर रहे थे हुँ। चंपालाल जी के साथ में। हुँ। उन्होंने मुझे फुल आज़ादी दे दी कि आप ये साथ में सेवा करो। जी। तो जब भी
ब्लड अपने डेंगू मरीजों के लिए एसटीपी की डोनर की ज़रूरत होती थी, तो हमने वहाँ से प्रण ले लिया कि डेंगू की वजह से किसी की जान नहीं जाए। ऑलमोस्ट हमने 600-700 एसटीपी वहाँ से करवाई थी। अच्छा। हाँ, लाइव, और रात दिन में ब्लड बैंक में ही रहता था। मोस्टली महात्मा गांधी ब्लड बैंक में ज़्यादा रहता था। अच्छा। और वहाँ से मेरा एक जब राष्ट्रपति सम्मानित हुआ था मैं, तो महाराष्ट्र की एक संस्था थी, राम बांगड़ और आज़ाद भाई, जिनका ध्यान मेरी तरफ खींचा जी। और मेरे वहाँ से बुलावा आ गया कि अच्छा। आपको यहाँ सामान मिलेगा। इसी वजह से मुझे वहाँ से सामान मिला। अच्छा। जी। तो ये जनता को बताइए कि एसडीपी क्या होती है। कई ग्रामीण के लोगों को आज तक ये नहीं पता कि एसडीपी क्या होती है। वो समझते हैं कि सारे ब्लड एक ही चीज़ है। उनको बताइए। एसटीपी फुल फॉर्म सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होती हैं, जी। जिनकी डेंगू से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम नहीं होते हैं, और प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं। अच्छा। उसको एसटीपी बोलते हैं। जी। उसमें लाइव डोनर को ब्लड डोनेट करना पड़ता है। उसका क्राइटेरिया भी है, 60 किलो डोनर का वजन होना चाहिए। अच्छा। वैन भी मिलनी चाहिए, कोई बीमारी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, डोनर फिट होते हैं। ऐसे में 5-7 डोनर में एक डोनर फिट होता है जब वो एसटीपी डोनेट कर सकता है। अच्छा। और एसटीपी डोनेट आप 48 घंटों में बाद में भी दोबारा डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। जी। उसके लिए 3 महीने इंतजार नहीं, करने उसके की। लिए नहीं, वो होल ब्लड के लिए आप 3 महीने का जो है अच्छा। नियम है। तो जब पूर्व राष्ट्रपति से सम्मान मिला तो वो पल कैसा था? मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया कि अब तो पूरे गांव में धाक जम जाएगी, या दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने रोला जमाऊंगा, या अब तो 4-5 गर्लफ्रेंड एक साथ बन जाएगी? क्या ख्याल था दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी सोचता भी नहीं था। अच्छा। मेरे लिए राष्ट्रपति सम्मान होना एक सम्मान तक सीमित था। मैं जी। क्या, ठीक है, मेरे को सम्मान मिल गया, लेकिन जब सम्मान मिला तो मैं उस मंच पे गया तो मेरे आंखों में एक खुशी के आंसू थे कि हाँ, मैं कहाँ से उठ के आया और कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा था। अच्छा। बाकी ऐसा नहीं सोचा था कि गांव में ही हो जाएगा, वो हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। शुरू में ऐसा नहीं था। जब आपको सम्मान मिला तब आपकी उम्र क्या थी लगभग? 23 ईयर ओल्ड। अच्छा। जी। बिल्कुल। तो मतलब जिस समय सम्मान मिला आपको, क्या उस दिन लगा कि मतलब सारी मेहनत, सारा संघर्ष आज सफल हो गया है? देखिए, उसमें सम्मान मिलने से संघर्ष कोई सफल नहीं होता। हमारा मिशन वहाँ तक सीमित नहीं था अच्छा। कि हम राष्ट्रपति तक सम्मानित होने चाहते हैं, ऐसा कोई मिशन नहीं था। हमारा संघर्ष वहाँ सफल हो जाता है जब पीड़ित ज़रूरतमंद को ब्लड मिल जाता है और हम उनकी हेल्प कर देते हैं। उस मिशन को हम सफल मानते हैं। वहाँ मेरा संघर्ष सफल हो रहा है और हमारा वहाँ कंटिन्यू आज तक चल रहा है। लगातार 15 सालों से यही चल रहा है। जी। हाँ, जब भी कोई रात देखो, दिन देखो, और मेरा मोस्टली फ़ोन साइलेंट रहता है। मैं 2009 से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और फ़ोन ऑलरेडी साइलेंट मोड पे रहता है। लेकिन जब भी कोई पेशेंट का रात में कॉल आता है, और भगवान की बड़ी कृपा है अच्छा। कि मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हाँ, और उसकी हेल्प करते हैं। डेफ़िनेटली उसकी हेल्प नहीं करते तब तक मेरे को नींद भी नहीं आती वापस। हाँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आपको पूर्व राष्ट्रपति से सम्मान मिला, उसके बाद बड़े बड़े लोगों के, अच्छे लोगों के कॉल आने शुरू हुए? बिल्कुल हुए थे। सबसे अच्छा। पहला धन्यवाद मेरे पहले गुरुजी प्रेम सिंह जी कछावा ने मेरे को फ़ोन करके दिया था। अच्छा। मैं ट्रेवलर पे था उसमें। मेरा सफ़र पूना से 50 किलोमीटर इस तरफ था, मैं पहुँचने वाला था। जब मेरे गुरुजी प्रेम जी का फ़ोन आया, मुझे बधाई दी, तो एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार, पहला मेरे गुरुजी को पता चला और मुझे यहाँ तक बधाई दी, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे स्वागत भी किए। और जब सम्मान मिलने की बात परिवार वालों को पता चली, माताजी को ये जानकारी मिली, तो घर में क्या माहौल था? सबका आपके प्रति कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा माहौल था, और मेरी माँ तो हमेशा यही सोचती है कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। माँ को मैं ज़्यादा बताता नहीं था, ब्लड डोनेट करता था। एक बार बताया तो उन्होंने बोला था कि तेरा सर दर्द हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। और 5वीं बार जब मैंने डोनेट किया तब घर के आगे ही मैंने कैंप लगवाया था। अच्छा। तब वहाँ उनको पता लगा कि हाँ, ऐसे ब्लड देने से होता कुछ नहीं है। डॉक्टर वगैरह टीम साथ में रहती है, और मेरा जो बेटा कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। और आप मतलब 24 घंटे सातों दिन इस काम में लगे रहते हो। जी। तो अब तो हालांकि आपके मतलब स्कूल भी अच्छी चलती है,
जब ये काम नहीं था आपके पास, सिर्फ आप लोगों की सेवा करते थे, तब आपकी माताजी ने आपको कभी ये नहीं कहा कि तू ये क्या काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा परिवार हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। जो भी मैंने किया, हुँ, मेरे डिसीजन रहता था और परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और मैं इतना गर्व से कह सकता हूँ, आज मैं परिवार के साथ हूँ। हुँ, जो हूँ मेरे परिवार की वजह से हूँ। बिल्कुल। और आदमी मेरे ख़्याल से तभी ऊपर उठता है जब भाइयों का और परिवार का सपोर्ट हो। बिल्कुल, अकेला आदमी आगे जाना बहुत मुश्किल होता बड़ा है। मुश्किल है। जी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के वेन्यू स्पॉन्सर की। हमारे आज के जो वेन्यू स्पॉन्सर हैं वो है जैसा रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट माणकलाव के मथानिया में, जो जोधपुर से मथाने की ओर रोड जाती है, उसमें माणकलाव में मेन रोड पर, जो अंदर की रोड है उस पर स्थित है। इस सुंदर से रिजॉर्ट में आपको गार्डन, स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर डाइनिंग, स्पेशियस एसी रूम व और भी बहुत कुछ। यहाँ के जो ऑनर हैं जसवीर सिंह जी भाटी व करण सिंह जी भाटी, जो सालों से इस बिज़नेस लाइन में हैं, और इनके रिजॉर्ट में खाने की क्वालिटी, टेस्ट व स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ ज़रूर पधारें जयसा रिजॉर्ट में। तो लक्ष्मण जी, अब हम आपके कुछ पुराने फ़ोटोज़ देखेंगे जी, और हमारे उस सेगमेंट का नाम है पुरानी यादें, जिनमें आपको जैसे जो सम्मान मिला, आपके जो फर्स्ट जो आपने ब्लड डोनेशन कैंप करवाए उसके फ़ोटोज़, जी। और भी आपके मतलब जो नौजवानी के फ़ोटोज़ देखेंगे और उन पे चर्चा करेंगे। तो पुरानी यादों को याद करेंगे चाय की चुस्कियों के साथ। जी। तो लक्ष्मण जी, ये फ़ोटो में आप एसटीपी दे रहे हैं? ये मैं एसटीपी दे रहा हूँ और जब ये मैं राष्ट्रपति सम्मानित होने से पहले दे रहा हूँ। अच्छा, ये 2 दिन पहले की एसटीपी ये कब का फ़ोटो है? काफ़ी साल हो गए होंगे। 2016 का फ़ोटो है। अच्छा, अक्टूबर का ये है। काफ़ी युवा दिख रहे हैं इसमें आप। बिल्कुल। और ये जोधपुर में ही? महात्मा गांधी ब्लड बैंक का फ़ोटो है ये और रात का ही फ़ोटो है, लगभग 12-1 बजे का। अच्छा, ये हाथ में फूल लिए हुए किसी को प्रपोज़ कर रहे थे क्या? नहीं, नहीं, ये मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, अच्छा, उस समय का है। एक फ़ोटो ले लिया था मैंने, गाड़ी के आगे खड़े रह के ये फ़ोटो लिया है। जी। जी, लेकिन जब तक पुरुष नौजवानी में गुलाब का फूल हाथ में न ले, तब तक जवानी जवानी नहीं रहती। बिल्कुल सही। इसमें आप बहुत छोटे लग रहे हैं। ये कब का फ़ोटो है? कुछ बताइए, आपको अगर याद हो इस बारे में। ये भी 14-15 का फ़ोटो है जब मैं सीएस कर रहा था। अच्छा, जी, बीकॉम और सीएस चल रही थी मेरी। जोधपुर से। हाँ, जोधपुर से। ये आ चुका आपका सबसे जी, यादगार ये फ़ोटो। बहुत बड़ा सामान है। मुझे नहीं लगता ऐसा इतना बड़ा सामान मुझे मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। हुँ। ये प्राउड मोमेंट है मेरे ये जो फंक्शन था, ये कहाँ पे था? लिए। ये पुणे में मुक्तागढ़ स्कूल में हुँ। ऑर्गेनाइज था। इसमें आप अकेले गए थे या कुछ दोस्त या परिवार के सदस्य साथ थे? नहीं, यहाँ से तो मैं अकेले गया था और देश के 20 प्रतिनिधियों को ही सामान मिला था। मतलब सारे ब्लड डोनेशन से जी, रिलेटेड जी, थे? जी, जी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से मैं एक बंदा था, बाकी सब सिटी से थे। जो पूरा कार्यक्रम था वो इसी पे बेस्ड था कि बिल्कुल इसी बेस पे था। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं इस जी, क्षेत्र जी, में, जी, उनको जी, सम्मानित। जी, जी, सोशल वर्क और उनको सपोर्ट किया सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए। और इसमें आप दिख भी बहुत हैंडसम रहे हैं। ये कब की फ़ोटो है? 2016 16 अक्टूबर 2016 की फ़ोटो है। अच्छा, तो लगभग 10 साल होने वाले हैं इसको। हाँ, ऑलमोस्ट साढ़े 15 साल हो गए। ये हमने देखा है कि जब कोरोना चल रहा था, हुँ। तो हमने आपके सोशल हैंडल पर ये पोस्ट देखी, जिसमें आप लोगों को अवेयर करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना में हमने कई मरीजों को हमने प्लाज़्मा दिलाया था हुँ, और कई लोगों की ज़िंदगी बचाई थी हमने। कोरोना में हम हॉस्पिटल में ही रहते थे और यहाँ गाँव में भी हमने कैंप लगाए थे। जी। जी। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे देश की सबसे बड़ी महामारियों में कोरोना कोरोना सबसे बिल्कुल, ऊपर हाँ, होगी। हाँ, हाँ। तो उस समय मतलब आपने जो जनता की किस तरीके से मदद की, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैं हॉस्पिटलों में रहता था। हुँ, मास्क लगाए हुए और कोरोना की जो गाइडलाइन थी उसकी पूरी मैं पालना के साथ
हॉस्पिटल ब्लड बैंकों में रहता था, ब्लड डोनेट भी करवाता था और लोगों की मदद भी करता था। ये कोरोना महामारी ऐसी थी कि मनुष्य मनुष्य से नफरत करने लग गया था। बिल्कुल। उस समय हम लोगों को मदद कर रहे थे और ऐसे भी लोग नहीं थे कि मेरे को जानते थे। हुँ। अनजान लोगों की भी मदद बिल्कुल की अनजान आपने। लोगों को मैं जानता ही नहीं था। हुँ। उन लोगों की हमने मदद की है। तो मतलब जब कोरोना इतना फैला हुआ था, हुँ। तब आपको या आपके परिवार को ये डर नहीं था कि मुझे कुछ हो ना जाए, या माताजी ने ये नहीं कहा कि बेटा तू इस समय बाहर जा रहा है, कहीं लोगों को बचाने के चक्कर में तुझे कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा और नहीं हमारे किसी परिवार में किसी को कोरोना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आपने इतनी मदद की फिर भी आपको, तो मतलब जी, आपके ऊपर देवी देवता की बहुत मेहरबानी बहुत है। बड़ा आशीर्वाद है। जी। और हम ये देखते हैं, मैं आपको काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। हमने आपने जब 2017 में स्कूल लगाई थी, मैं तब से आपको जानता हूँ। और आप मतलब हमेशा सुबह उठते ही आपका पहला काम ये होता है कि आप मतलब अपने इष्ट देवता की, जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनकी फ़ोटो ज़रूर लगाते हैं। तो सुबह उठते ही ये काम कैसे याद आता है? देखिए उसमें क्या है कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जी। उसमें गणेश जी की, माँ कालका जी की, हनुमान जी की, खाटू हुँ। श्याम जी की लाइव आरतियों के फ़ोटो आते हैं। रोज़ाना के रोज़ाना। बिल्कुल रोज़ का रोज़ और मैं हमेशा उनका आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। हुँ। मेरे इष्ट देवता माँ भद्रकाली जी, जी। हनुमान जी और मेरा महीने में 1-2 सफ़र रहता है देवताओं के लिए सालासर बालाजी के, खाटू श्याम जी के। जी। हाँ, मतलब आप उनको बहुत मानते हैं। मैं बिल्कुल बहुत मानता हूँ। मतलब आप शुरू से उनको मानते थे, या मतलब जीवन में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा आस्तिक हो गए? मैं सालासर गया था 2013 में। जी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ 2 दोस्त थे, गौरव जोशी हुँ। जिनका 8 स्टेप है मंडलनाथ जी। और लोकेश गोयल। हुँ। ये मेरे 2 अजीज मित्र हैं। हुँ। उनके साथ हम लोग ट्रेन में पहली बार गया था। उसके बाद में मैं मुझे लगा हुँ। कि आके मेरे को बहुत बड़ा सुकून मिला है और बहुत बड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद है। अच्छा। तो मैं रेगुलर ही वहाँ जा रहा हूँ। और जीवन में सारे काम अच्छे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, मेरे जो ड्रीम थे वो पूरे हो रहे हैं। अच्छा। ये कब का फ़ोटो है? आप सही में कभी ऐसा मतलब अनुभव किया है, या सिर्फ़ फ़ोटो ही खिंचा रहे हैं? नहीं मैंने अनुभव कैसे नहीं किया, मेरा तो परिवार में ये भेड़ पालक अच्छा, बिल्कुल मतलब भेड़िया आपके हम माताजी भेड़ बिल्कुल पालते थे? रखते थे, माताजी रखती थी और जिस अ, जहाँ मेरी स्कूल है, हुँ। वहाँ मैं भेड़िया चराने गया हूँ। बचपन में? वहाँ भेड़ चराता था मैं, बचपन में? बचपन में। अच्छा। बिल्कुल बड़ा शौक था मेरे ताऊजी हुँ। झूमराम जी आज संसार में नहीं है, उनके थे तो मैं उनके साथ में ऐसे ही चला जाता था। घर वालों को बताए बिना मैं हुँ। उनके साथ चलाने अच्छा। जाता था उनके साथ। मतलब आपके माताजी अभी भी मतलब गाय भैंस कुछ पालते हैं? गाय रखते हैं, बिल्कुल अच्छा। घर में गाय है हमारे 2-4। अच्छा। हुँ, मतलब माताजी शुरू से ही मतलब पशुओं की सेवा करते आ रहे हैं? बिल्कुल हाँ, हाँ, हमारे जॉइंट फैमिली है और अच्छा। गायों का हम रखते हैं गाय वगैरह। बहुत बढ़िया। मतलब आज के ज़माने में बाज़ार में मिलावटी दूध मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आधुनिक ज़माने में भी उस तरीके से जीते आ रहे हैं जैसे पहले के लोग अपना जीवन यापन करते थे। बिल्कुल। ये फ़ोटो मेरा शिरोई में है, अच्छा। कोरोना का फर्स्ट वेव था। हुँ। उस समय मेरे कोई मामेश ससुर जी के लड़के का कोई एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हम लोग यहाँ से पुलिस इंक्वायरी से गए थे वहाँ पे। हुँ। तब वहाँ शिरोई में है, शिरोई के किसी आदिवासी समाज के हुँ। लोग वहाँ भेड़ चरा रहे थे, अच्छा। किसी नदी के किनारे। हुँ। तो हमने भी उनकी पगड़ी लेके ऐसे फ़ोटो खिंचवाए। पुरानी यादें ताज़ा कर पुरानी ली, जैसे यादें हम ताज़ा आज किया, अभी कर रहे बिल्कुल हैं। ताज़ा किया, उनका इंटरव्यू भी लिया, अच्छा। कैसे भेड़ चराते, क्या डायरेक्शन रहता है उनका, सब कुछ ऐसा करके लिया है। एक हमारे पास आपका लेटेस्ट ब्लड जो कैंप हुआ था, उसका फ़ोटो है। ये कहाँ पे हुआ था, आपकी स्कूल में? जी, ये हमारे तक्षशिला चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में हुआ है हुँ। और ये रिसेंटली अभी 22 दिसंबर को ही हुआ है। हुँ। ये हर साल हम दिसंबर लास्ट वीक में ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मतलब उस दरमियान क्या कारण है, दिसंबर में ही या नहीं कुछ? दिसंबर में इसलिए करते हैं कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो अच्छा। कंप्लीट हो रहे होंगे और हुँ। उसमें हमारा
त्रिवेणी का जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। उनके साथ मिलकर ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। सब लोग आते हैं हमारे साथ। मतलब बाकी संस्थान वालों का भी सपोर्ट रहता है पूरा। बिल्कुल, 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 उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है। हम्म। जी। इस फोटो में हम देख रहे हैं कि मतलब महिलाओं के भाई पूरा योगदान रहता है। बिल्कुल, महिलाएँ डोनेट तो करती हैं। पहले शुरू में देखा जाता था कि महिला शक्ति का रक्तदान में इतना योगदान नहीं रहता था, हाँ, हाँ। लेकिन हालिया सालों में हमने देखा है कि जितने पुरुष करते हैं उतने ही संख्या में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा बिल्कुल, लेती हैं। हाँ जी। तो ये जो महिलाओं तक अवेयरनेस फैलाने का काम आपने कैसे किया? यही जब 100 यूनिट होते थे तो पहले महिलाएँ 1-2 ही आती थी। हम्म। अभी ऑलमोस्ट 20-15 महिलाएँ आ जाती हैं, डोनेट कर लेती हैं। वो अपने किसी फ्रेंड को भी बोलती है कि यहाँ डोनेट करना हम्म। चाहिए। उनकी हीमोग्लोबिन अगर जाँच में कोई मिस्टेक नहीं है तो वो हम्म। डोनेट कर सकती है। अच्छा। हाँ जी। मतलब सारी जो गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो हिस्सा लेती हैं। जी। अच्छा। तो अब हम एक चीज़ की पूछेंगे आपको हुँ, कि जो आपने 2017 में अपनी स्कूल लगाई, हुँ। तो स्कूल शुरू करने का विचार कैसे आया? देखिए 2017 फरवरी में मैंने जोधपुर छोड़ दिया था। अच्छा। तो पहले से मुझे लग रहा था कि यहाँ इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत है, मकान लेने के लिए है। हम्म। वहाँ क्यों नहीं हम एक स्कूल खोला जाए। अच्छा। वहाँ से मेरा विचार आया था कि स्कूल लगा मतलब दिया जाए। वैसा ही विचार था कि मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा या बिल्कुल आधुनिक अच्छी शिक्षा शिक्षा दी मिले, जाए, उत्तम व्यवस्था मिले। या कुछ ऐसा दिमाग में था कि इस बिजनेस लाइन में अच्छी कमाई है, क्या दिमाग में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मैं सेवा कर रहा हूँ और स्कूल में भी अच्छा। उन बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ जिनका सिंगल पेरेंट्स नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, उसमें स्टेशनरी है, ट्रांसपोर्ट है, टोटल स्कूल की फ़ीस है, वो फ्री मैं देता हूँ स्कूल शुरू में। से ही जब से स्कूल शुरू शुरू से की थी? आज तक मेरे पास ऐसे 10 एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हम्म। तो जब 2017 में आपने पहले साल स्कूल चालू की, तब उस समय कितने बच्चे थे पहले साल? जी। जब फर्स्ट टाइम हमने स्कूल लगाया था तब 41 स्टूडेंट थे। अच्छा। हुँ। और आज कितने हैं? आज 354 मतलब 354 बच्चे हैं आज। गांव में अच्छी चलन हो गई जी, आपके स्कूल जी, की, जी, जी। अभिभावकों का सहयोग है। सहयोग है, हाँ, और चलिए। शिक्षा भी अच्छी देते होंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। तो आपका आपकी स्कूल को लेकर क्या सपना है कि आने वाले 5 सालों में आप अपनी स्कूल को किस लेवल पर देखना चाहते हैं? इसमें सपना तो ये है कि हमारे स्कूल में संपूर्ण सुविधा मिले। हम्म। ऐसा स्कूल बनाने का हमने एक हम्म। सपना देखा है, अच्छा। जहाँ पे बच्चों को शिक्षा ही सीमित नहीं, शिक्षा तक सीमित नहीं, हम्म। खेल में भी जो एक्टिविटी है वो भी करवाया जाए और जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। आज के आधुनिक ज़माने में खाली पढ़ाई मतलब बिल्कुल पढ़ाई कम पड़ मायने जाती है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ अदर स्किल भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो आजकल हम देखते हैं कि कई स्कूलों में जैसे डिजिटली पढ़ाई होती है। जी। ठीक है, तो आपका भी कुछ विचार है कि आगामी सालों में हम भी नहीं, अपने? हमने डिजिटल क्लास से 3 क्लास से डिजिटल लगा रखी है, जो अच्छा। प्री प्राइमरी है, हाँ। वो डिजिटल क्लास से चलती है हमारी। ये मतलब गांव के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। हुँ। और मतलब जैसा कि देखा जाता है गांव में हमारे बेसिक एजुकेशन ही है, कोई ऐसी स्कूल नहीं है जिसमें और भी बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिले। वो किसी खेल में जाना चाहे या डिजिटली आजकल बच्चे अधिक सीखते हैं क्योंकि घर पे भी फ़ोन वगैरह चलाते हैं। हुँ। तो आने वाले सालों में क्या सभी क्लासें आप डिजिटली कर देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभिभावकों का सहयोग रहेगा तो हम पूरी डिजिटल क्लासें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अच्छा। जो हमने आज का एपिसोड शूट कर रहे हैं हम, उससे कई दिन पहले मैं आपके ग्राम के समझदार लोगों से मिला, उनसे बातचीत करी। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि इस बार लक्ष्मण जानी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या ये अफवाह है या इसमें सत्यता है? जी, अफ़वाह तो इसको नहीं कह सकते हैं, अच्छा। लेकिन सरपंच बनना मेरा स्वयं का गोल नहीं है। हम्म। मेरा खुद का कोई ये लक्ष्य नहीं है। हम्म। ये मेरी ग्राम पंचायत की हैसियत पूरी देवतुल्य जनता तय करेगी कि इस पद पर किसको आसीन करना है। हम्म। तय हमारी गाँव की जनता करेगी। तो लक्ष्मण जी, सरपंच ही क्यों? अगर आपको राजनीति की शुरुआत करनी है
तो आप वार्ड पंच से भी कर सकते हैं या सरपंच से भी बड़े कुछ पद से शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या है इस सरपंच पद में जिसने आपको आकर्षित किया? देखिए, सरपंच से सीधा गांव का जुड़ाव होता है, हम्म। गांव का विकास होता है। और जो राजनीतिक सेवा है वो सरपंच बनकर ही की जा सकती है। अच्छा। आज मैं 15 सालों से सेवा कर रहा हूँ, हम्म। चाहे शिक्षा की सेवा हो या रक्तदान की सेवा हो। जी। तो ये एक राजनीतिक सेवा है जिसका सीधा गांव के हर एक नागरिक से मेरा जुड़ने का हाँ। जो मकसद है, उनसे जुड़कर उनकी जो जागरूकता है वो जागरूकता लानी है, गांव का विकास कराना, गांव को डेवलपमेंट करना है। तो अगर मौका मिला आपको सरपंच बनने का, तो आपका पहला काम क्या होगा कि सरपंच बनते ही मैं सबसे पहले ये काम करूँगा अपने ग्रामवासियों के लिए? देखिए, अगर जनता, गांव की देवतुल्य जनता मुझे मौका देती है, तो मैं सबसे पहले मेरी गांव की मूलभूत समस्या है, हर जैसे घर कि? पानी, अच्छा। मूलभूत सुविधा नहीं है। हम्म। तो उसके लिए मेरा 100% कोशिश रहेगी और मैं ये करूँगा। मतलब आज के दिन भी हर घर पानी की सुविधा नहीं है आपके गांव में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। गांव त्रस्त हैं जहाँ मतलब सुविधा नहीं हो पा रही है। अच्छा। वहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी, शिक्षा की व्यवस्था रहेगी हम्म। और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था रहेगी। तो आज की राजनीति में आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगती है कि मतलब जो ग्राम लेवल की जो राजनीति है उसमें ये कमी है और जो नेशनल लेवल की राजनीति है उसमें ये कमी है? इसमें राजनीति में सबसे बड़ी कमी ये है, जो लीडर है उसमें नीत और ईमानदारी, अच्छा। नीत की बड़ी कमी है। हम्म। वो राजनीतिक सेवा को अपने जनता की सेवा के बजाय स्वार्थ में कन्वर्ट कर देता है। तो वहाँ बहुत बड़ी कमी हो सकती है। अच्छा। अगर ये सेल्फ के लिए डेवलप करना नहीं है तो गांव के लिए डेवलपमेंट करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और मेरा तो मानना है ऐसा कि सरपंच तो और भी बनते आए, लेकिन मेरा एक सपना है गांव के लिए, मॉडल गांव बनाना आने वाले 5 साल में। अच्छा। ऐसा गांव बनाऊंगा जो कभी सरपंच ने इतने सरपंच रहे हैं, कभी काम नहीं किया ऐसा। बिल्कुल। तो आप सरपंच मतलब सेवा के लिए बनना चाहते हैं या आपको वो पद चाहिए कि मैं अपनी गाड़ी के आगे प्लेट लगा के सरपंच की उस चीज़ को मैं मतलब अनुभव कर सकूं? मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, मेरे लिए गांव में जनता का विश्वास, जनता में गांव के लोगों को विकास करना वो मायने रखता है। मेरे लिए वो पद नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। वैसे आपने बिना पद पे रहते हुए पिछले 20 सालों से आप जनता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। और मान लीजिए अगर मतलब जनता का उतना सपोर्ट नहीं रहा कि जिससे सरपंच बना जा सके, तो क्या उसके बाद भी आप जनता की सेवा करेंगे या अपने गांव से मुख मोड़ लेंगे? नहीं नहीं, मैं सेवा तो करूँगा, इस सेवा को कैसे छोड़ दूंगा? सेवा तो मेरे को करनी है। ये तो मेरे को भगवान ने एक गिफ्ट दिया है एक तरह से कि हाँ, मैं किसी के काम आ सकूँ। बाकी ये तो आगे की नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर सरपंच बने या ना बने सेवा आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, आज भी है और आने वाले समय में भी है। जब तक मेरे यहाँ अंतिम सांस है मैं जनता की सेवा ही करूँगा। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे लिए पैसे वगैरह ये धन दौलत मायने नहीं रखती है। मैं उन लोगों से ही दूर रहता हूँ जो धन की बात करते हैं। मैं हमेशा दूर रहता है और मुझे सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छा। तो अब ये तो जनता तय करेगी कि किस चीज़ बिल्कुल, ये पे गांव की देवतुल्य जनता तय विचार करेगी करना क्या है। करना, क्या कैसे करना, किसको जागरूक सरपंच जनता बनाना, उनके होगी ऊपर है। तो उनके हिसाब से ही निर्णय होगा। जी। आपके हिसाब से एक आदर्श सरपंच कैसा होना चाहिए? उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? मेरे हिसाब से आदर्श सरपंच ईमानदारी, जिसमें निजी स्वार्थ नहीं हो, गांव का अच्छा विकास करे और जनता उस पर विश्वास करे। अच्छा। और वो एनी टाइम गांव में रहे, गांव के लोगों की मदद करे। ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन के समय ही गांव को दिखे कि हाँ अभी वो आ गया। ऐसा सरपंच नहीं, आदर्श सरपंच वो होता है जिनको विश्वास, ईमानदारी और विकास में एक एक ऐसा काम करे जो हर लोगों को पता हो कहाँ ये अच्छा काम करे। सबसे बड़ी कमी यही देखी जाती है कि जो सरपंचाई के 5 साल होते हैं उसमें शुरू के 6 महीने में दिखते हैं और आखिरी के 6 महीने में ही दिखते हैं। बीच में मतलब जनता की सेवा के लिए कोई नहीं आता।
जो गिने चुने गांव के लोग हैं उनसे जुड़ाव रहता है। बाकी असल में जिन लोगों को सरपंच के सहयोग की ज़रूरत है उनको वो सहयोग बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं मिलता है, और वो जनता तय करती है, और जो हम्म, ऐसा लगना चाहिए कि सरपंच ऐसा होना चाहिए जो अपने बीच में रहे बिल्कुल। और वो काम करे बिना किसी अप्रोच, बिना किसी हम्म, मतलब लालच के सरपंच काम करे, वो सरपंच ठीक है। मतलब सरपंच ऐसा होना चाहिए कि गांव के हर तबके का लोग उनसे जाके सीधी मुलाकात कर सके। बिल्कुल गाँव के मतलब जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करे, जैसे हम्म, मूलभूत शिक्षा का क्षेत्र हो या पानी की समस्या हो, परिवहन संबंधित हो, ऐसी डेवलपमेंट करना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो गांव के बीच रहना चाहिए, गांव में लोगों को काम कराना चाहिए, और मेरा लक्ष्य ये है कि हर एक नागरिक को जागरूक करना है। हम्म, हर एक दबे हुए आदमी को ऊपर कैसे लाना है, उसको सरकारी योजना का लाभ कैसे मिले, हम्म, उसको डायरेक्ट उनसे मिलना, मेरा यही सपना है। सही बात है। जी। तो मतलब जनता की सेवा के लिए आपके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे? मेरे तो आज भी खुले हैं। अच्छा। मेरे तो आज भी सेवा के लिए, तो जनता के लिए आज भी खुले हैं। आज भी ग्रामीण लोग आपसे मिलने आते हैं? बिल्कुल मिलने आते हैं, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। कभी भी हम्म, देख लो आप, मुझे काम देते हैं हम्म, यहाँ के नहीं, मैं बाहर वाला ही बता देता हूँ। बिल्कुल। अभी मेरे कोई मित्र थे, उनको अपने कोल्हापुर में कोई शैतान लोगों ने घेर लिया था। हम्म, तो मेरे पास गांव के लोगों की कॉल आया कि भाई वहाँ तेरी पहचान है कि नहीं है। हम्म, तो मैंने एक मेरे मित्र को कॉल लगाया था, नागपुर हम्म, आज़ाद करके था, उनको आज़ाद भाई को कॉल लगाया। जी। तो इमिडिएटली उन्होंने वहाँ के लोकल जो लोग हैं हम्म, कोल्हापुर के, शुभम, हम्म, उनको कॉल लगाया और वहाँ से उन्होंने मुक्त करवाया था। हम्म, ये भी तो एक सेवा ही है, वही तो हेल्प हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सरपंच बनने के बाद हम्म, खुद का स्वार्थ देखेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, कोई जी। मकसद नहीं मेरा। मेरा मकसद ये कि है कि गाँव के बीच रहूँ, गाँव की सेवा करूँ, और हर एक नागरिक को ये जानकारी रहे कि जो सरकारी योजना है उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। और ये सेवाएं सिर्फ आप सरपंच बनने के लिए नहीं कर रहे, आप पिछले 15-17 सालों से ये मैं सेवा कर कर रहा रहे हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। मेरा 15 साल से, 17 साल से मैं ये सेवा कर रहा हूँ। हैं, आगे भी करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे, चाहे मेरा सरपंच बनूँ या ना बनूँ, हम्म, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करेगा। अच्छा। जी। लोगों का व्यवहार बदल जाता है कि जब सरपंच बनना होता है तब गांव के लोग कुछ भी बोलते हैं ना, तो भी वो अपना स्वभाव बहुत नरम रखता है क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है। और सरपंच बनने के बाद उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो मान लो अगर आप सरपंच बन जाते हैं, यही स्वभाव देखने को मिलेगा? मेरा शुरू से ही सिंपल पर्सनैलिटी रहा है, हम्म, और मैं मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता। हम्म, मेरे लिए आगे वाला इंसान मायने रखता है। हम्म, तो मैं कभी किसी के लिए न तो बुरा करता हूँ और नहीं हम्म, करूँगा। मेरा हम्म, जीवन में एक ही टारगेट है, हम्म, कोई हो जाए तो भगवान मुझे भी माफ़ नहीं करेगा। सही बात है। मैं कभी बुरा सोचता भी नहीं हम्म, किसी का। लोग सोचते हैं, जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो मेरे थोड़ी में नहीं है। हम्म, और बदलना वाला ऐसा मेरा कभी नहीं रहेगा। जी। तो मेरे लिए गाँव में अगर सरपंच बनना है तो गाँव हम्म, की जनता ही मेरे लिए सरपंच है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी ये बताइए कि आपके नज़रिए में लव मैरिज ज़्यादा बेटर है या अरेंज मैरिज, और क्यों? देखिए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में होता ये है कि लव मैरिज में विश्वास, ईमानदारी, हम्म, ये 2-3 चीज़ें ऐसी मैटर करती हैं हम्म, जिससे रिश्ता टिका जा सकता है। और मेरे लिए मैं तो परिवार की सम्मान को ज़्यादा महत्व देता हूँ, हम्म, और अरेंज मैरिज के लिए ज़्यादा मैटर करता है। जी, इसलिए वहाँ झुकाव है कि वहाँ ईमानदारी और सेल्फ म्यूचुअल रेस्पेक्ट हम्म, मिलती है। हम्म। ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को क्या सलाह देंगे इस बारे में? युवाओं को यही सलाह है कि आप घर वालों के परमिशन हम्म, का बगैर ऐसा कदम ना उठाएं। अच्छा, उनकी सहमति के साथ बिल्कुल। जो अरेंज मैरिज करें हम्म, वो ठीक रहेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में ये जो ऑनलाइन सट्टा गेमिंग है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं जिनके पास पहले से ही पैसों की कमी होती है लेकिन फिर भी वो कुछ चंद रुपए कमाने के लिए उस जाल में फंस जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि ऑनलाइन गेमिंग जो सट्टा बाज़ार है, हम्म,
उसमें आजकल युवा क्या करता है कि 2 रुपए के लालच में अपना पूरा करियर बिल्कुल। बर्बाद कर देता है। जी। तो मेरे ख़्याल से इसमें जो ऑनलाइन गेम है, तो हुँ, गेम तक ही सीमित रहना चाहिए। हुँ, पैसों के लालच में इस गेम के लालच में अपनी जो करियर है, हुँ। वो डेवलप करना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या सरकार को इस मामले में कदम नहीं उठाना चाहिए? देखो सरकार ने इसके बारे में कदम उठाए भी हैं और हुँ, ऐसे ऐप बैन भी किए हैं। हुँ। तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन कुछ सरकार के लिए भी तो युवा जागना चाहिए। जी। युवाओं को लालच में नहीं आना चाहिए, मेहनत पर हुँ, ध्यान देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, अपनी खुद की मेहनत करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। और आजकल देखते हैं कि जो यूथ है वो जैसे सिगरेट हो गए, चरस, गांजा, नशे पत्ते में बहुत लिप्त रहते हैं। उन युवाओं के मतलब छोटी उम्र में ऐसे लक्षण हो जाते हैं कि उनका भविष्य भी देखते हैं तो चिंता होती है। तो उन युवाओं को आपकी क्या सलाह रहेगी कि कैसे नशे से दूर रहा जा सके? मेरी तो उसमें यही सलाह है कि युवाओं को परिवार को देख के चलना चाहिए। हुँ, अगर उसकी परिवार उनको एजुकेशन करवा रही है, तो हुँ, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। युवा को जी, मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए जी, और स्मोकिंग में हमेशा दूर रहना चाहिए। हुँ। मैं आज 32 साल का हो गया हूँ, कभी नशा नहीं किया मैंने। किसी प्रकार का कोई नशा किसी नहीं? प्रकार का कोई नशा नहीं, चाय के अलावा, अच्छा। कोई नशा नहीं। जैसे आपके भी कुछ दोस्त होंगे नशे पते करते होंगे, तो क्या उस संगति में बैठकर आपको भी ये नहीं लगा कि मुझे भी थोड़ा सा कुछ सबसे कर बड़ा लेना मन चाहिए? कंट्रोल, हाँ, तो सब कंट्रोल। मन पे संतुलन है आपका। बिल्कुल संतुलन है। मैं कई दोस्तों के साथ में बैठ गया हूँ और हुँ, बैठता भी हूँ। मेरे ऐसे दोस्त हैं हुँ, जिनके साथ में बैठता हूँ, अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ मेरा मन कंट्रोल है। मैं कभी ड्रिंक, सिगरेट वगैरह कभी यूज़ नहीं किया मैंने। हुँ। तो लक्ष्मण जी, हमारा अगला सेगमेंट है पर्यावरण बचाओ। मैं खुद शुरू से पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हूँ, ठीक है। और आजकल जो माहौल देखा जा रहा है दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मतलब इतने बुरे हालात है कि लोगों की सांस लेना मुश्किल हो रखा है। तो पर्यावरण बचाना आपके नज़रिए में कितना ज़रूरी है? देखो, पर्यावरण ये हमारी जीवन की आधारशिला है। हुँ, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया। पर्यावरण आज दूषित होता जा रहा है, हुँ, जिनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हुँ, अगर पर्यावरण प्रदूषण, पेड़ काटे जा रहे हैं, हुँ, तो सिर्फ सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। युवाओं को पहल करनी पड़ेगी, जागरूक होना जागरूक पड़ेगा। होना पड़ेगा और युवाओं ने अगर छोटे-छोटे गाँवों से अगर शुरू हो गए, हुँ, तो पर्यावरण बचाना कोई मुश्किल नहीं है। जी, बच जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ, पर्यावरण नहीं बचेगा, हुँ। तो आने वाली पीढ़ियाँ कभी आपको माफ़ नहीं करेगी आज के ज़माने में। तो अगर हमें ऐसी कुछ मुहिम करनी हो, गांव स्तर पर हमें ऐसे कौन से छोटे-छोटे कार्य करने चाहिए, जिससे कि मतलब हर गांव में अगर ये युवा कर दे, तो पूरा देश इस पर्यावरण में जो समस्या चल रही है उससे मुक्त हो जाए? ऐसे कौन से छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो हर गांव के युवाओं को अपनाने चाहिए? देखो, गाँव में युवाओं को पहले सबसे पहले पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, पेड़ लगाना चाहिए और जल संग्रह का जो जी, जल संग्रह के लिए बनाना चाहिए। हुँ, ऐसे-ऐसे कई मुहिम आप चलाई जा सकती है, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा हुँ। और हो सकता है। जी, आज के जो युवा हैं मतलब उनको बाहरी चीज़ों से मतलब बहुत कम हो गया है। वो फ़ोन में घुसे रहते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी बचानी है तो पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी हो गया, पर्यावरण बचेगा तो ही अपन बचेंगे ना तो आज। युवाओं को क्या सलाह देंगे कि कैसे पर्यावरण को बचाया जा सके? मैं तो चाहता हूँ हर साल अगर गाँव में एक घर हुँ, अगर 2 पेड़ भी लगा दें, हुँ, तो उसी मुहिम को आगे बढ़ा जाए। हुँ, तो पर्यावरण अपने आप उस मुहिम में पर्यावरण के लिए युवा जुड़ते जाएंगे और देश पर्यावरण के लिए विकसित हो जाएगा। हुँ, और पर्यावरण नहीं बचेगा तो अपना जीवन संकट में रहेगा। हुँ। तो जैसा कि लक्ष्मण आप देख रहे हैं कि हमारे जो हकरी बात का लोगो है उसमें भी हमने एक अंकुरित पौधा दे रखा है जी, और हमारे आगे जो कॉफ़ी टेबल पड़ी है उस पे भी एक पौधा है। जी। तो
मैंने पर्सनली ये चीज़ सोची है हम्म, कि मैं इस शो में जितने भी एपिसोड करूँगा, हम्म, हर एपिसोड में गेस्ट के हाथों उस जगह पे एक पौधारोपण करूँगा और उसको सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाऊँगा। तो मैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये निवेदन करूँगा कि अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं जी, तो जब भी आप 50 रुपये लगते हैं पौधा लाने को, हम्म, किसी को 50 रुपये से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। हम्म, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर वो कोई भी एक पौधा लगाए और हाँ, उसका फ़ोटो या वीडियो जिसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता के शब्द हो, तो अगर वो हमें भेजें तो हम उसको अपने ऑफिशियल हक की बात के सोशल हैंडल पर डालेंगे, जिससे और भी ज़्यादा युवाओं को जागरूकता मिलेगी। तो इस कार्य में हमें आपका पूरा योगदान चाहिए होगा। बिल्कुल हम साथ में रहेंगे और अच्छा संकल्प है, अच्छी सोच है आपकी। जी, इस चैनल के माध्यम से एक पर्यावरण को बचाने की अच्छी मुहिम है। जी, चलाइए आप, हम आपका हमेशा साथ देंगे। बिल्कुल। तो साथियों, ये था आज का एपिसोड लक्ष्मण जानी के साथ, और इसके बाद हम लक्ष्मण जानी के हाथों एक पौधे का रोपण करवाएंगे, जिसका वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। और अब आगे की कड़ी में हम लक्ष्मण जी जानी को हमारे हकरी बात एपिसोड में सम्मानित करेंगे, जिसकी रील आप इंस्टा पे देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए व्यक्ति और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।